हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 2500 साल पहले जीने वाला एक इंसान आज भी हमारे सोचने के तरीके, हमारी राजनीति और हमारे सच को देखने के नजरिए को कैसे नियंत्रित कर रहा है? एक ऐसा दार्शनिक जिसकी बातें आज भी दुनिया की सबसे विशाल यूनिवर्सिटीज में अध्ययन कराई जाती हैं, जिसके विचारों पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं और जिसकी सोच ने पश्चिम की पूरी सभ्यता की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्लेटो की। ये ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि प्लेटो की दुनिया संकीर्ण नहीं है, वो विचारों का एक महासागर है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले इस वीडियो को कहीं साझा कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे आराम से विराम ले लेकर सुन सकें। इस सफर में हम सिर्फ प्लेटो की जीवनी नहीं जानेंगे, बल्कि हम उनके मस्तिष्क के अंदर उतरेंगे, उनके सबसे गहरे और क्रांतिकारी विचारों को समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो की फिलॉसफी आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हकीकत और भ्रम, न्याय और अन्याय और ज्ञान और अज्ञान के बीच के फर्क को सोचने पर विवश कर देगा। चलिए शुरू करते हैं प्लेटो की कहानी ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। अध्याय नंबर 1, प्लेटो का आरंभ। एक रहस्यमय नाम और एक अशांत शहर। एक ऐसा नाम जो असल में उसका था ही नहीं, और एक ऐसा शहर जो अपनी बर्बादी के कगार पर उपस्थित था। दोस्तों, जब भी हम प्लेटो का नाम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक महान दार्शनिक की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नाम से दुनिया उन्हें जानती है वो उनका असली नाम था ही नहीं। उनका असली नाम था एरिस्टोटल। प्लेटो तो उनका उपनाम था, जो शायद उनके विस्तृत कंधों या विस्तृत माथे की वजह से उनके कुश्ती के कोच ने उन्हें दिया था। प्लेटोन का मतलब होता है विस्तृत या विशाल। कितना अजीब है ना कि इतिहास ने उनके असली नाम को भुलाकर उनके उपनाम को ही अमर कर दिया। शायद ये किस्मत का ही संकेत था कि ये इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत विस्तृत और विशाल होने वाला था। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता एरिस्टन और मां पेरिक्टियोन दोनों ही एथेंस के सबसे पुराने और सम्मानित खानदानों से ताल्लुक रखते थे। आप कह सकते हैं कि प्लेटो ने वैभव में जन्म लिया था। उनके घर में राजनीति, कला और दर्शन की बातें होना आम था। उनके रिश्तेदार भी एथेंस की राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। ऐसे माहौल में वयस्क हो रहे प्लेटो के लिए यह तय माना जा रहा था कि वो आगे चलकर एक महान राजनेता बनेंगे और एथेंस पर राज करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस एथेंस में प्लेटो का विकास हो रहा था, वो बाहर से जितना शानदार दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला हो रहा था। ये वो दौर था जब एथेंस अपनी ताकत और संस्कृति के शिखर पर था, लेकिन साथ ही साथ एक लंबे और विनाशकारी युद्ध में भी फंसा हुआ था। ये युद्ध था पेलोपोनेशियन वॉर, जो एथेंस और उसके दुश्मन शहर स्पार्टा के बीच चल रहा था। यह युद्ध लगभग 27 साल तक चला और इसने एथेंस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। प्लेटो ने अपनी आंखों के सामने अपने शहर को हारते हुए, अपमानित होते हुए और नैतिक रूप से गिरते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोकतंत्र, जिसका एथेंस पूरी दुनिया में प्रचार करता था, भीड़ तंत्र में बदल गया था। कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और कैसे न्याय और सच का कोई मोल नहीं रह गया था। ये सब देखकर एक जवान आदर्शवादी युवक के मन पर क्या असर हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्लेटो का राजनीति से मोहभंग होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि जिस समाज में वो रह रहे हैं, उसकी बुनियाद में ही कोई बहुत अहम त्रुटि है। उन्हें लगने लगा था कि सिर्फ कानून बदलने से या नए नेता चुनने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। समस्या लोगों की सोच में है, उनके मूल्यों में है। प्लेटो का बचपन और जवानी इसी उथल पुथल में बीती। एक तरफ परिवार का दबाव था कि वो राजनीति में जाएं और अपना शानदार करियर बनाएं, दूसरी तरफ उनके अंदर का दार्शनिक उन्हें समाज की इस गिरावट पर सोचने को विवश कर रहा था। वो देख रहे थे कि कैसे उनके अपने रिश्तेदार, जो 30 टायरेंट्स नाम के क्रूर शासन का हिस्सा थे, एथेंस पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने पहले सोचा कि शायद ये लोग व्यवस्था को सुधार देंगे, लेकिन जब उन्होंने उनकी क्रूरता देखी तो उनका दिल दहल गया। फिर जब लोकतंत्र वापस आया तो उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी लोकतंत्र ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने प्लेटो को हमेशा के लिए राजनीति से दूर और दर्शन के करीब ला दिया। वो एक ऐसी घटना थी जिसने प्लेटो के जीवन की दिशा ही बदल दी। वो परेशान थे,
भ्रमित थे और एक ऐसे मार्ग की तलाश में थे जो उन्हें इस दुनिया के दुखों और अन्याय का कारण समझा सके। वो एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि जीना सिखाए, सच को पहचानना सिखाए। और उनकी ये तलाश जल्द ही खत्म होने वाली थी। एथेंस के मार्गों पर, बाजारों में एक अजीब सा इंसान घूमता रहता था। नंगे पैर, पुराने वस्त्र पहने, देखने में कोई आम निर्धन आदमी लगता था, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता था तो एथेंस के महान विद्वान और नेता भी चुप हो जाते थे। वो लोगों से सवाल पूछता था, ऐसे सवाल जो उनकी पूरी जिंदगी की मान्यताओं को झकझोर देते थे। वो कहता था, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। उस इंसान का नाम था सुकरात, और यही वो इंसान था जो जवान प्लेटो की जिंदगी में एक तूफान की तरह आने वाला था। प्लेटो की मुलाकात सुकरात से हुई और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर उनका शिष्य बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी कविताएं जला दी, राजनीति में जाने का सपना त्याग दिया और अपना जीवन सच की खोज में लगाने का फैसला किया। सुकरात प्लेटो के लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो उनके आदर्श थे, उनके हीरो थे। प्लेटो ने लगभग 8 साल सुकरात के साथ बिताए, उनसे सवाल करना सीखा, तर्क करना सीखा और ज्ञान को सबसे ऊपर रखना सीखा। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें वो मार्ग मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें लगा कि सुकरात जैसे ज्ञानी इंसान के मार्गदर्शन में एथेंस फिर से महान बन सकता है। लेकिन प्लेटो की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एथेंस के लोगों को सुकरात के सवाल चुभने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि ये इंसान हमारे युवाओं को उकसा रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है और हमारी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है। सुकरात पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की साह सुनाई गई। प्लेटो ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके गुरु, जो उनके हिसाब से दुनिया के सबसे ज्ञानी और नेक इंसान थे, को उसी लोकतंत्र ने जहर का प्याला पीने पर विवश कर दिया जिसकी प्लेटो कभी इतनी इज्जत करते थे। 399 ईसा पूर्व में सुकरात की मौत प्लेटो के जीवन का सबसे मुख्य टर्निंग पॉइंट था। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उनका एथेंस से, वहां के लोकतंत्र से और वहां के लोगों से पूरी तरह विश्वास उठ गया। उन्हें यकीन हो गया कि यह समाज बीमार है और इसकी बीमारी का इलाज सतही नहीं हो सकता। लेकिन इस चमक दमक और उथल पुथल के बीच एक ऐसा इंसान शहर के मार्गों पर घूम रहा था जो प्लेटो की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा गुरु जिसका अंत इतना दर्दनाक होगा कि उसकी आग में तपकर ही प्लेटो वो बनेगा जिसे आज दुनिया जानती है। कौन था वो इंसान और ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, सुकरात का साया, गुरु जिसने जीना और मरना सिखाया। एक ऐसा गुरु जिसने कोई किताब नहीं लिखी, फिर भी उसकी बातें इतिहास बन गईं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने प्लेटो के शुरुआती जीवन और उस अशांत एथेंस को देखा जिसमें वो विकसित हो रहे थे। हमने ये भी जाना कि कैसे उनकी जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जो उनकी पूरी सोच को बदलने वाला था, और वो थे सुकरात। अब इस अध्याय में हम गहराई से जानेंगे कि सुकरात कौन थे और उनका प्लेटो पर इतना गहरा असर क्यों हुआ। सुकरात कोई आम शिक्षक नहीं थे। वो किसी स्कूल या अकादमी में नहीं सिखाते थे। उनकी क्लासरूम थी एथेंस के मार्ग, बाजार और लोगों के घर। वो लोगों से बस बातें करते थे, लेकिन उनकी बातें साधारण नहीं होती थीं। उनका तरीका ही अनोखा था, जिसे आज हम सुकराती पद्धति के नाम से जानते हैं। मान लीजिए आप सुकरात से कहते कि न्याय का मतलब है हर किसी को वो देना जिसका वो हकदार है, तो सुकरात ये नहीं कहते कि आप गलत हैं। वो आपसे सवाल पूछना शुरू करते। वो कहते, अच्छा, तो अगर आपका कोई दोस्त पागल हो जाए और आपसे अपने हथियार वापस मांगे जो उसी के हैं, तो क्या उसे हथियार लौटा देना न्याय होगा? अब आप सोच में चले जाएंगे। इस तरह के सवालों से सुकरात लोगों को ये एहसास कराते थे कि जिसे वो ज्ञान समझ रहे हैं वो असल में सिर्फ उनकी अधूरी समझ या सुनी सुनाई बातें हैं। उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उन्हें खुद सोचने और सच तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना था। प्लेटो सुकरात के इसी अंदाज के दीवाने थे। उन्होंने देखा कि सुकरात धन दौलत, शोहरत या सत्ता के पीछे नहीं जाते थे। उनके लिए सबसे विशाल दौलत ज्ञान थी। सुकरात का मानना था कि एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जीने लायक नहीं है, यानी एक ऐसा जीवन जिस पर आपने सवाल नहीं किए, जिसे आपने परखा नहीं, वो जीने के लायक ही नहीं है। उन्होंने प्लेटो को सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा को बेहतर बनाने में है, सद्गुणी बनने में है। प्लेटो ने सुकरात को करीब से देखा, उनकी हर बात को, उनके हर तर्क को अपने अंदर समा लिया। सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं, उनका सारा दर्शन उनकी बातों में था। और ये प्लेटो ही थे जिन्होंने बाद में सुकरात के इन विचारों को, उनकी बातों को डायलॉग्स यानी संवादों की शक्ल में लिखा। आज हम सुकरात के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका 99% हिस्सा हमें प्लेटो की लिखी किताबों से ही पता चलता है। प्लेटो की शुरुआती किताबों में सुकरात ही मुख्य किरदार होते हैं, जो अलग अलग लोगों से न्याय, प्रेम, साहस और ज्ञान जैसे विषयों पर बहस करते हैं। इन किताबों को अध्ययन करके ऐसा लगता है मानो हम खुद उस बहस का हिस्सा बन गए हैं और सुकरात हमसे ही सवाल कर रहे हैं। सुकरात का जो सबसे मुख्य सिद्धांत था, जिसने प्लेटो को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो ये था कि वर्च्यू इज नॉलेज। इसका मतलब ये था कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलत काम नहीं करता। वो गलत काम इसलिए करता है क्योंकि उसे सही और गलत का पूरा ज्ञान नहीं होता। उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वही उसके लिए अच्छा है। जैसे एक चोर चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि चोरी करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं होता कि ऐसा करके वो अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। सुकरात का मानना था कि अगर किसी इंसान को सच में यह पता चल जाए कि सही क्या है, तो वो हमेशा सही ही करेगा। ये विचार प्लेटो के मस्तिष्क में घर कर गया। उन्हें लगा कि समाज की सारी समस्याओं का मूल अज्ञानता है। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए, उन्हें सही ज्ञान दिया जाए, तो एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है। ये सोच आगे चलकर प्लेटो के सबसे महान राजनीतिक ग्रंथ द रिपब्लिक का आधार बनेगी, जिसमें वो एक ऐसे राज्य की कल्पना करेंगे जिसे दार्शनिक यानी ज्ञानी लोग चलाएंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच बोलने वाले और सवाल उठाने वाले लोग सत्ता को पसंद नहीं आते। सुकरात की बातें एथेंस के प्रभावशाली लोगों को चुभने लगी थीं। उन्हें लगा कि सुकरात युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और स्थापित व्यवस्था के खिलाफ उकसा रहे हैं। उन पर 3 मुख्य आरोप लगाए गए। पहला, वो शहर के देवताओं को नहीं मानते। दूसरा, वो नए देवता बना रहे हैं। और तीसरा, वो युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन आरोपों पर सुकरात के ऊपर मुकदमा चला। प्लेटो भी उस मुकदमे के दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब एपोलॉजी में सुकरात के उस भाषण का पूरा ब्यौरा लिखा है जो उन्होंने अपनी सफाई में दिया था। सुकरात ने माफी मांगने या दया की भीख मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वो तो एथेंस के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक मक्खी अश्व को जगाए रखने के लिए उसे काटती रहती है, वैसे ही वो एथेंस के लोगों को उनकी नैतिक नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौत से डरना बेवकूफी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मौत अच्छी है या बुरी। डरना तो अन्याय करने से चाहिए। झूरी ने, जिसमें 500 एथेंस के नागरिक शामिल थे, सुकरात को दोषी पाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उनके दोस्तों ने, जिनमें प्लेटो भी शामिल थे, उन्हें जेल से भागने की योजना बनाई, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एथेंस के कानूनों का पालन करते हुए जी हैं और अब वो उन्हीं कानूनों का पालन करते हुए मरेंगे, भले ही वो कानून उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किए गए हों। उन्होंने जहर का प्याला उठाया और शांति से पी लिया। ये घटना प्लेटो के लिए एक भूचाल की तरह थी। उनके गुरु, उनके आदर्श, दुनिया के सबसे नेक इंसान को उनके ही शहर ने मार डाला था। इस घटना ने प्लेटो के मन में लोकतंत्र के लिए गहरी नफरत और अविश्वास भर दिया। उन्हें लगा कि एक ऐसी व्यवस्था जो सुकरात जैसे ज्ञानी इंसान और समाज के अज्ञानी फैसले में फर्क न कर सके, वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। उन्हें यकीन हो गया कि शासन करने का अधिकार सिर्फ उन्हें होना चाहिए जो ज्ञानी हैं, जो सच को जानते हैं, न कि समाज को। सुकरात की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये प्लेटो के लिए लोकतंत्र और एथेंस की न्याय व्यवस्था की मौत थी। उसका विश्वास टूट चुका था। अब वो उस शहर में एक पल भी नहीं रहना चाहता था जिसने उसके गुरु को हर लिया था। लेकिन सवाल यह था कि वो कहां जाएगा, एक अनजान सफर पर जो उसे सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसके अंदर की दुनिया की भी सैर कराएगा। प्लेटो के इन रहस्यमयी सफरों में क्या हुआ, उसने क्या खोजा और कैसे इन यात्राओं ने उसके सबसे अहम सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की नींव रखी, इसका राज खुलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, ज्ञान की खोज में सफर, एक दार्शनिक का निर्वासन। जब घर का त्याग होता है, तभी दुनिया की असली पाठशाला शुरू होती है। दोस्तों, सुकरात की मौत ने प्लेटो को अंदर से विचलित कर दिया था।
जिस एथेंस को वो अपना घर कहते थे, अब वो उन्हें एक कातिल की तरह लग रहा था। 28 साल का ये जवान, जिसके सारे सपने, सारी उम्मीदें उसके गुरु से संबंधित थीं, अब अकेला और निराश था। उन्हें लगा कि एथेंस में रहकर वो न तो सुरक्षित हैं और न ही अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वो किया जो अक्सर टूटे हुए और ज्ञानी लोग करते हैं। उन्होंने सफर पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने एथेंस का त्याग कर दिया और अगले 12 वर्ष तक वो एक यात्री बने रहे। ये 12 वर्ष प्लेटो के जीवन के सबसे रहस्यमयी साल हैं। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि वो कहां कहां गए, लेकिन इतिहासकारों और उनकी खुद की लिखी बातों से जो अंदाजा लगता है, वो हैरान करने वाला है। कहा जाता है कि प्लेटो का पहला गंतव्य मिस्र यानी इजिप्ट था। आप सोचिए, वो समय जब पिरामिड आज की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं थे, बल्कि ज्ञान और रहस्य के केंद्र माने जाते थे। प्लेटो ने वहां के पुजारियों से मुलाकात की, उनसे गणित, ज्योतिष और धर्म के प्राचीन रहस्यों के बारे में सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे मिस्र की सभ्यता हजारों सालों से एक स्थिर व्यवस्था पर चल रही थी, जो एथेंस के हर दिन बदलते लोकतंत्र से बिल्कुल अलग थी। शायद यहीं पर उनके मन में एक स्थिर और अनुशासित समाज का पहला बीज अंकुरित हुआ होगा। मिस्र के बाद प्लेटो के सफर की दिशा इटली और सिसिली की तरफ घूमी। यहां उनकी मुलाकात पाइथागोरस के अनुयायियों से हुई। जी हां, वही पाइथागोरस जिन्हें हम अपनी मैथ्स की किताबों में थ्योरम के लिए जानते हैं। लेकिन पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक महान दार्शनिक और रहस्यवादी भी थे। उनके अनुयायी मानते थे कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड असल में नंबरों और गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। वो मानते थे कि आत्मा अमर है और शरीर बदलने के साथ साथ अलग अलग जन्म लेती है। प्लेटो इन विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें यह बात बहुत आकर्षक लगी कि इस बदलती हुई भौतिक दुनिया के पीछे एक अपरिवर्तनशील गणितीय और तार्किक दुनिया है। उन्हें आत्मा की अमरता के सिद्धांत में भी गहरी दिलचस्पी हुई। सुकरात ने उन्हें सिखाया था कि हमें अपनी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए, और पाइथागोरियन विचार ने उन्हें यह समझाया कि ये आत्मा शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। ये दोनों विचार मिलकर प्लेटो के दर्शन की रीढ़ की हड्डी बनने वाले थे। इन यात्राओं के दौरान प्लेटो सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी बहुत करीब से देख रहे थे। उन्होंने मिस्र की ईश्वर शासित राजशाही देखी, स्पार्टा जैसी सैनिक शासित व्यवस्था को समझा, और इटली के अलग अलग नगर राज्यों के लोकतंत्र और तानाशाही को भी परखा। उन्होंने हर जगह की अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण किया। वो लगातार इस सवाल का जवाब खोज रहे थे कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। एक ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण और स्थिर हो। उनका अनुभव उन्हें बार बार यही बता रहा था कि न तो एथेंस जैसा अनियंत्रित लोकतंत्र अच्छा है और न ही किसी एक तानाशाह का क्रूर शासन। उन्हें एक ऐसे तीसरे मार्ग की तलाश थी जो इन दोनों की बुराइयों से मुक्त हो। ये यात्राएं प्लेटो के लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह थीं। उन्होंने किताबी ज्ञान को असल दुनिया के अनुभवों से मिलाया। उन्होंने सीखा कि अलग अलग संस्कृतियां दुनिया को कैसे देखती हैं और सच तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का तो यह भी मानना है कि प्लेटो शायद भारत तक भी आए थे। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उनके विचारों में हमें भारतीय दर्शन की कई झलकियां मिलती हैं। जैसे आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत, दुनिया को एक माया या भ्रम मानने का विचार जो उनके थियोरी ऑफ फॉर्म्स से काफी मिलता जुलता है, और समाज को गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने का विचार जो वर्ण व्यवस्था जैसा लगता है। ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस दौर में विचारों का आदान प्रदान आज हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता हो। खैर, चाहे वो भारत आए हों या नहीं, एक बात तो तय है कि इन 12 सालों के सफर ने एरिस्टोटल्स नाम के एक अमीर युवक को प्लेटो नाम के एक परिपक्व दार्शनिक में बदल दिया था। उन्होंने दुनिया देख ली थी, अलग अलग ज्ञान प्रणालियों को समझ लिया था, और उनके मन में अब अपने खुद के मौलिक विचारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। लगभग 40 वर्ष की उम्र में एक लंबा सफर तय करने के बाद प्लेटो वापस एथेंस लौटे। लेकिन अब वो पुराने वाले प्लेटो नहीं थे, वो एक मिशन के साथ लौटे थे। सुकरात की मौत ने उन्हें सिखाया था कि समाज को सुधारने के लिए सिर्फ मार्गों पर बहस करना काफी नहीं है। अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो एक ऐसी संस्था बनानी होगी जहां आने वाली पीढ़ियों को सही तरीके से शिक्षित किया जा सके। एक ऐसी जगह जहां युवाओं को सिर्फ जानकारी न दी जाए,
बल्कि उन्हें सोचना सिखाया जाए, तर्क करना सिखाया जाए और उन्हें एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शासक बनने के लिए तैयार किया जाए। उनके मस्तिष्क में एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाली सदियों तक पश्चिमी दुनिया में ज्ञान का सबसे अहम केंद्र बनने वाला था। उन्होंने एथेंस के बाहर एक जमीन खरीदी जिसमें एक बगीचा था जो एकेडेमोस नाम के एक ग्रीक हीरो को समर्पित था, और उसी बगीचे में प्लेटो ने इतिहास की पहली यूनिवर्सिटी की नींव रखी। लेकिन इस संस्था का नाम क्या था? वहां क्या अध्ययन कराया जाता था? और कैसे इस एक संस्था ने अरस्तु जैसे महान विचारक को जन्म दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? ये सब हम जानेंगे अगले अध्याय में, जब हम प्लेटो की सबसे अहम विरासत द अकेडमी के दरवाजे खोलेंगे। अध्याय नंबर 4, द अकादमी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी की कहानी। एक बगीचे में शुरू हुई ज्ञान की क्रांति जिसने दुनिया को अरस्तु जैसा सितारा दिया। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे 12 साल तक दुनिया घूमने के बाद प्लेटो एक नए विजन के साथ एथेंस वापस लौटे। उनके मन में अब निराशा नहीं, बल्कि एक ठोस योजना थी। वो समझ चुके थे कि अगर समाज को अज्ञानता के अंधेरे से निकालना है तो ज्ञान का एक ऐसा स्थायी केंद्र बनाना होगा जो मशाल की तरह आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाए। इसी सोच के साथ लगभग 387 ईसा पूर्व में प्लेटो ने द एकेडमी की स्थापना की। ये कोई आज जैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें विशाल इमारतें, लेक्चर हॉल और लाइब्रेरी हों। इसकी शुरुआत एक बगीचे से हुई जहां प्लेटो और उनके छात्र साथ में टहलते हुए, बातें करते हुए और बहस करते हुए सीखते और सिखाते थे। लेकिन आप इसकी सादगी पर मत जाइए, यह दुनिया के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार ज्ञान को एक संस्थागत रूप दिया जा रहा था। पहली बार एक ऐसा स्कूल खुल रहा था जिसका मकसद सिर्फ नौकरी के लिए ट्रेनिंग देना नहीं, बल्कि भविष्य के लीडर्स, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को तैयार करना था। द एकेडमी के दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी होती थी, जिसे जियोमेट्री न आती हो वो अंदर प्रवेश न करे। ये लाइन अकादमी के पूरे दर्शन को बयां करती है। प्लेटो का मानना था कि गणित, खासकर ज्यामिति, मस्तिष्क को तर्क करना सिखाती है। ये हमें भौतिक दुनिया की उलझनों से निकालकर एब्स्ट्रैक्ट और तार्किक सोच की दुनिया में ले जाती है। उनके लिए गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, बल्कि यह सच तक पहुंचने की पहली सीढ़ी थी। अकादमी में सिर्फ दर्शन नहीं, अध्ययन कराया जाता था। वहां गणित, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र और संगीत जैसे कई विषयों की शिक्षा होती थी। प्लेटो का मानना था कि एक सच्चा दार्शनिक बनने के लिए इन सभी विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। वहां सीखने का तरीका भी बहुत अलग था। रट्टा मारने पर कोई जोर नहीं था। सारा जोर सुकरात की तरह ही संवाद और बहस पर था। छात्र और शिक्षक मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते थे, हर पहलू पर सवाल उठाते थे और तर्क के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते थे। अकादमी का सबसे मुख्य मकसद क्या था? उसका सबसे मुख्य मकसद था ऐसे फिलोसोफर किंग्स, यानी दार्शनिक शासक तैयार करना जो भविष्य में राज्य को चला सकें। प्लेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि शासन करने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो ज्ञानी हैं, जो निस्वार्थ हैं और जो सच और न्याय के सिद्धांत को समझते हैं। अकादमी इन्हीं गुणों को छात्रों के अंदर विकसित करने की एक प्रयोगशाला थी। वहां छात्रों को सिर्फ बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे अपनी इच्छाओं पर काबू रखें, कैसे सच के लिए उपस्थित हों और कैसे समाज की भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखें। यह अकादमी इतनी सफल हुई कि यह लगभग 900 सालों तक चलती रही, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह पश्चिमी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान का सबसे अहम केंद्र बन गई। यहां से निकले छात्रों ने पूरी दुनिया में प्लेटो के विचारों को फैलाया, और इन्हीं छात्रों में से एक छात्र ऐसा भी था जो 17 वर्ष की उम्र में अकादमी में आया और अगले 20 वर्ष तक वहीं रहा। वो प्लेटो का सबसे होनहार और सबसे प्रिय शिष्य बना। उसका नाम था अरस्तु, यानी अरिस्टोटल। अरस्तु ने प्लेटो से सब कुछ सीखा, लेकिन वो अपने गुरु की अंधी नकल करने वाले नहीं थे। उन्होंने प्लेटो के कई विचारों पर सवाल उठाए और बाद में अपने खुद के मौलिक दर्शन को विकसित किया। जहां प्लेटो की नजर हमेशा आदर्शों की दुनिया पर टिकी रहती थी, वहीं अरस्तु की दिलचस्पी इसी भौतिक दुनिया और इसकी वास्तविकताओं में थी। इन दोनों गुरु शिष्य ने मिलकर पश्चिमी दर्शन की पूरी नींव रखी। कहा जाता है कि सारा पश्चिमी दर्शन या तो प्लेटो का समर्थन है या फिर अरस्तु का। आप सोच सकते हैं
कि प्लेटो की अकादमी ने दुनिया को कितना महान उपहार दिया। अगर प्लेटो ने अकादमी न बनाई होती तो शायद दुनिया को अरस्तु जैसा महान वैज्ञानिक और दार्शनिक कभी नहीं मिलता। अकादमी सिर्फ एक स्कूल नहीं थी, वो प्लेटो के सपनों का साकार रूप थी। ये इस बात का सबूत थी कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो वो समाज में कितना विशाल और स्थायी बदलाव ला सकता है। प्लेटो ने अपने जीवन के अगले 40 वर्ष इसी अकादमी को समर्पित कर दिए। वो वहीं सिखाते, लिखते और अपने छात्रों का मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने अपने सारे महान ग्रंथ जैसे द रिपब्लिक, सिंपोजियम, फेडो इसी दौर में लिखे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस अकादमी में आखिर वो कौन सा मुख्य विचार था, वो कौन सी फिलॉसफी थी जो प्लेटो सिखाते थे, वो कौन सा क्रांतिकारी आइडिया था जो इन सभी विषयों को एक साथ मिलाता था और प्लेटो के पूरे दर्शन का केंद्र था। एक ऐसा आइडिया जो इतना अजीब और गहरा है कि वो कहता है कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं असल में असली है ही नहीं, ये तो बस एक परछाई है। असली दुनिया तो कहीं और है। क्या थी ये रहस्यमयी असली दुनिया और हम उसे कैसे देख सकते हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब हम प्लेटो के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की गुफा में उतरेंगे। अध्याय नंबर 5, विचारों की दुनिया, गुफा का रूपक और सत्य की खोज। क्या हो अगर ये दुनिया जिसे आप सच मानते हैं बस परछाइयों का एक खेल हो? दोस्तों, हमने प्लेटो की अकादमी के बारे में जाना जो ज्ञान का एक महान केंद्र थी। लेकिन उस अकादमी में अध्ययन कराया जाने वाला सबसे मुख्य, सबसे गहरा और सबसे क्रांतिकारी विचार क्या था? वो था प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या विचारों का सिद्धांत। यह सिद्धांत प्लेटो के पूरे दर्शन की आत्मा है। इसे समझे बिना हम प्लेटो को कभी नहीं समझ सकते। यह सिद्धांत कुछ मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं आपको इसे एक कहानी के जरिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के जरिए समझाऊंगा, जिसे प्लेटो ने खुद अपनी किताब द रिपब्लिक में बताया था। इस कहानी का नाम है एलेगोरी ऑफ द केव या गुफा का रूपक। तो आप अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत गहरी और अंधेरी गुफा है। इस गुफा में कुछ कैदी जन्म से ही कैद हैं। उनके हाथ, पैर और गर्दन जंजीरों से इस तरह बंधे हैं कि वो सिर्फ सामने वाली दीवार को ही देख सकते हैं, अपना सिर भी नहीं घुमा सकते। उनके पीछे काफी ऊंचाई पर एक आग जल रही है और उस आग और कैदियों के बीच में एक मार्ग है जिस पर लोग तरह तरह की चीजें जैसे जानवरों, पौधों और बर्तनों की कठपुतलियां लेकर गुजरते हैं। आग की रोशनी की वजह से इन कठपुतलियों की परछाइयां कैदियों के सामने वाली दीवार पर बनती हैं। अब आप सोचिए उन कैदियों के लिए सच क्या होगा, क्योंकि उन्होंने जन्म से ही उन परछाइयों के अलावा कुछ नहीं देखा है। तो वो उन्हीं परछाइयों को असली दुनिया समझेंगे। अगर पीछे से कोई कठपुतली लेकर गुजरने वाला कुछ बोलता है तो उसकी आवाज गुफा में गूंजकर ऐसी लगेगी जैसे परछाइयां बोल रही हैं। तो वो कैदी यही मानेंगे कि ये परछाइयां ही असली हैं, ये बोल सकती हैं और यही उनकी पूरी हकीकत है। वो इन परछाइयों के बारे में बातें करेंगे, उनके नाम रखेंगे और जो कैदी परछाइयों के आने जाने के पैटर्न को सबसे अच्छे से बता पाएगा उसे वो सबसे ज्ञानी मानेंगे। यही उनकी दुनिया है, एक परछाइयों की दुनिया। अब प्लेटो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि किसी एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है। उसकी जंजीरें खोल दी जाती हैं और उसे जबरदस्ती घूमकर आग की तरफ देखने को कहा जाता है। क्या होगा? आग की तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसे दर्द होगा। जब उसे वो कठपुतलियां दिखाई जाएंगी जिनकी परछाइयां वो देखता था तो वो यकीन ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं, असली तो वो परछाइयां ही थीं, ये सब तो धोखा है। उसे वापस अपने अंधेरे में जाने का मन करेगा, क्योंकि वही उसकी जानी पहचानी दुनिया है। अब कहानी को और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए उस आजाद हुए कैदी को जबरदस्ती घसीटकर गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में लाया जाता है। अब क्या होगा? सूरज की तेज रोशनी से वो अंधा हो जाएगा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसे बहुत गुस्सा आएगा और तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें रोशनी की आदी होने लगेंगी। पहले वो परछाइयों को देखेगा, फिर पानी में चीजों के प्रतिबिंब को, फिर रात में चांद तारों को और आखिर में वो सीधे सूरज को देखने की हिम्मत जुटा पाएगा। अब जाकर उसे पहली बार असली दुनिया दिखेगी। उसे असली वृक्ष, असली जानवर, असली इंसान दिखेंगे और तब उसे समझ आएगा कि जिस दुनिया को वो गुफा के अंदर सच मान रहा था वो तो बस असली दुनिया की एक बहुत ही धुंधली परछाई थी। उसे अपनी और अपने साथी कैदियों की अज्ञानता पर तरस आएगा।
उसे वो सम्मान और वो ज्ञान जो गुफा के अंदर परछाइयों को पहचानने से मिलता था, अब बिल्कुल बेकार लगेगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लेटो कहते हैं कि अब जब उस इंसान ने सच को देख लिया है, तो क्या वो बाहर की खूबसूरत दुनिया में ही रहेगा? नहीं, करुणा और जिम्मेदारी की भावना से भरकर वो वापस उस अंधेरी गुफा में जाने का फैसला करेगा, ताकि वो अपने बाकी साथियों को भी आजाद करा सके और उन्हें सच दिखा सके। लेकिन जब वो वापस गुफा में जाएगा, तो क्या होगा? उसकी आंखें अब रोशनी की आदी हो चुकी हैं, इसलिए उसे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देगा। वो परछाइयों को पहचानने में बाकी कैदियों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाकी कैदी उसका मजाक बनाएंगे। वो कहेंगे कि देखो, बाहर जाने से इसकी आंखें खराब हो गईं। वो कहेंगे कि बाहर की दुनिया संकटपूर्ण है। और अगर वो आजाद कैदी उन्हें ये बताने की कोशिश करेगा कि उनकी दुनिया झूठी है और उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए, तो वो कैदी गुस्से में आ जाएंगे और शायद उसे मारने की भी कोशिश करेंगे। क्या ये कहानी आपको सुकरात की याद नहीं दिलाती, जिसे सच बोलने के लिए मार दिया गया था? ये कहानी ही प्लेटो का थियरी ऑफ फॉर्म्स है। इस कहानी में जो गुफा है, वो हमारी ये भौतिक दुनिया है, जिसे हम अपनी इंद्रियों, आंखों, कानों, नाक से महसूस करते हैं। जो कैदी हैं, वो हम सब आम इंसान हैं, जो इस भौतिक दुनिया को ही सच मानकर जी रहे हैं। जो परछाइयां हैं, वो इस दुनिया की चीजें हैं, जैसे कोई सुंदर कुर्सी, कोई बहादुर इंसान, कोई न्यायपूर्ण कानून। और जो आजाद होकर बाहर निकलता है, वो एक दार्शनिक है। प्लेटो कहते हैं कि इस भौतिक दुनिया की हर चीज, चाहे वो कुर्सी हो, वृक्ष हो या कोई इंसान, वो किसी आइडियल या परफेक्ट चीज की एक अधूरी नकल या परछाई मात्र है। ये आइडियल और परफेक्ट चीजें एक दूसरी दुनिया में मौजूद हैं, जिसे प्लेटो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बुद्धि और तर्क से समझ सकते हैं। जैसे इस दुनिया में हजारों तरह की कुर्सियां हैं, कोई काष्ठ की, कोई प्लास्टिक की, कोई विशाल, कोई लघु। ये सब बदलती रहती हैं, टूट जाती हैं। लेकिन इन सभी कुर्सियों के पीछे एक कुर्सी का आइडिया या फॉर्म ऑफ चेयर है, जो परफेक्ट है, जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा रहता है। हम किसी नई चीज को देखकर उसे कुर्सी इसीलिए पहचान पाते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क में कुर्सी के फॉर्म का एक धुंधला सा कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है। इसी तरह सुंदरता का फॉर्म, न्याय का फॉर्म, अच्छाई का फॉर्म भी उस विचारों की दुनिया में मौजूद है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी सुंदर या न्यायपूर्ण देखते हैं, वो बस उस असली फॉर्म की एक परछाई है। दार्शनिक का काम यही है कि वो इस भौतिक दुनिया की परछाइयों से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन सच्चे, शाश्वत और अपरिवर्तनशील फॉर्म्स को जानने की कोशिश करे। और सबसे मुख्य फॉर्म ऑफ द गुड है, जो कहानी में सूरज की तरह है, जो बाकी सभी फॉर्म्स को रोशनी और अस्तित्व देता है। प्लेटो का मानना था कि जो इंसान इस अच्छाई के फॉर्म को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही राज करने के लायक है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सतह के नीचे छिपे हुए गहरे सच की तलाश करनी चाहिए। लेकिन अगर शासन सिर्फ ज्ञानी लोगों को ही करना चाहिए, तो ऐसा राज्य बनेगा कैसे? उसमें आम लोगों की क्या भूमिका होगी? प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का पूरा नक्शा तैयार किया था। एक ऐसा राज्य जो आज भी विवादों और बहसों का केंद्र है। क्या था वो नक्शा? और क्यों कुछ लोग उसे एक आदर्श सपना और कुछ लोग एक संकटपूर्ण तानाशाही का ब्लूप्रिंट मानते हैं? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जब हम प्लेटो के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद ग्रंथ द रिपब्लिक की दुनिया में कदम रखेंगे। अध्याय नंबर 6, द रिपब्लिक, एक आदर्श राज्य का सपना और विवाद। क्या एक ऐसा राज्य संभव है जहां शासक दार्शनिक हों, सैनिक रक्षक हों और बाकी सब सिर्फ अपना काम करें? दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने प्लेटो के थियरी ऑफ फॉर्म्स और गुफा के रूपक के जरिए यह समझा कि प्लेटो के लिए असली दुनिया कौन सी थी। उन्होंने बताया कि दार्शनिक वही है जो भौतिक दुनिया की परछाइयों से निकलकर विचारों की असली दुनिया को देख पाता है। अब इसी विचार को आगे ले जाते हुए प्लेटो एक बहुत अहम सवाल पूछते हैं। अगर दार्शनिक ही सबसे ज्ञानी है, तो राज्य को चलाने का अधिकार किसे होना चाहिए? एक अज्ञानी समाज को या एक ज्ञानी दार्शनिक को? इसका जवाब प्लेटो अपनी सबसे मशहूर और सबसे प्रभावशाली किताब द रिपब्लिक में देते हैं। द रिपब्लिक सिर्फ राजनीति पर लिखी एक किताब नहीं है, ये न्याय, नैतिकता, शिक्षा और आत्मा के स्वरूप पर एक महाग्रंथ है।
इस किताब में प्लेटो एक आदर्श राज्य आइडियल स्टेट की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से न्याय पर आधारित हो। लेकिन उनका न्याय का सिद्धांत आज के न्याय के सिद्धांत से बहुत अलग है। आज हम न्याय का मतलब समान अधिकार और कानून के सामने बराबरी समझते हैं, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय का मतलब था संतुलन और सद्भाव। उनका मानना था कि एक न्यायपूर्ण राज्य वो है जिसमें समाज का हर वर्ग वही काम करे जिसके लिए वो प्राकृतिक रूप से सबसे उपयुक्त है और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। इस आधार पर प्लेटो समाज को 3 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो मानते थे कि इंसान की आत्मा के 3 हिस्से होते हैं। पहला और सबसे ऊपरी वर्ग है गार्डियंस या शासकों का, जिन्हें वो फिलोसोफर किंग्स यानी दार्शनिक शासक कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा का सबसे प्रबल हिस्सा विवेक या तर्क रीजन है। ये ज्ञानी हैं, निस्वार्थ हैं और अच्छाई के फॉर्म को समझ चुके हैं। इनका काम है राज्य के लिए कानून बनाना और शासन चलाना। ये समाज के मस्तिष्क की तरह हैं। दूसरा वर्ग है ऑक्सिलियरीज या सहायकों का, जिन्हें हम सैनिक या रक्षक कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा का सबसे प्रबल हिस्सा साहस या उत्साह स्पिरिट है। ये बहादुर, साहसी और अनुशासित होते हैं। इनका काम है राज्य की बाहरी दुश्मनों और आंतरिक अव्यवस्थाओं से रक्षा करना। ये समाज के दिल या छाती की तरह हैं। और तीसरा और सबसे विशाल वर्ग है प्रोड्यूसर्स या उत्पादकों का। इसमें किसान, कारीगर, व्यापारी यानी बाकी सभी लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा का सबसे प्रबल हिस्सा क्षुधा या इच्छा एपिटाइट है। इनका काम है समाज की भौतिक जरूरतों को पूरा करना, अनाज उगाना, वस्त्र बनाना, घर बनाना आदि। ये समाज के पेट की तरह हैं। प्लेटो कहते हैं कि न्याय तभी स्थापित होगा जब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। जब उत्पादक शासन करने की कोशिश न करे, जब सैनिक पैसे के लालच में न फंसे और जब शासक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरे समाज की भलाई के लिए करे, तभी राज्य न्यायपूर्ण और स्थिर होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय होगा कि कौन किस वर्ग में जाएगा? क्या यह जन्म के आधार पर होगा? प्लेटो कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से योग्यता और शिक्षा पर आधारित होगा। प्लेटो एक बहुत ही विस्तृत और कठोर शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखते हैं। सभी बच्चों को, चाहे वो युवक हो या युवती, शासक का बच्चा हो या कारीगर का, एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। बचपन से ही उन्हें संगीत, साहित्य और जिम्नास्टिक की शिक्षा दी जाएगी ताकि उनके शरीर और मन दोनों का विकास हो। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे ये परखा जाएगा कि किस बच्चे में कौन सा गुण ज्यादा प्रबल है। जिनमें विवेक और तर्क की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, उन्हें आगे और उच्च शिक्षा के लिए चुना जाएगा। उन्हें गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन की कठिन ट्रेनिंग दी जाएगी और लगभग 50 वर्ष की उम्र तक कठोर प्रशिक्षण और परीक्षाओं से गुजरने के बाद जो लोग अच्छाई के फॉर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, केवल उन्हें ही अनिच्छा से समाज की सेवा के रूप में शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्लेटो के इस आदर्श राज्य की कुछ बातें बहुत प्रगतिशील हैं, तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली और विवादास्पद हैं। प्रगतिशील बात यह है कि वो महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा और शासन करने के समान अवसर देने की बात करते हैं, जो उस जमाने में एक क्रांतिकारी विचार था। वो योग्यता को जन्म से ऊपर रखते हैं। लेकिन विवाद वाली बातें भी कम नहीं हैं। अपने टॉप 2 वर्गों, शासकों और सैनिकों के लिए प्लेटो एक तरह के कम्युनिज्म का प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों वर्गों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई अपना परिवार नहीं होगा। वो बैरकों में साथ रहेंगे, साथ खाएंगे। उनके बच्चे भी राज्य की संपत्ति होंगे और उन्हें जन्म के बाद ही माता पिता से अलग करके सामूहिक नर्सरी में पाला जाएगा, ताकि कोई भी शासक या सैनिक अपने बच्चे के मुंह में आकर पक्षपात न कर सके। उनका मकसद था कि ये लोग किसी भी तरह के व्यक्तिगत लालच से पूरी तरह मुक्त हों और उनका एकमात्र लक्ष्य राज्य की सेवा हो। इसके अलावा प्लेटो कला और साहित्य पर भी कठोर सेंसरशिप की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि कवियों और कलाकारों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो भावनाओं को भड़काते हैं और सच की नकल पेश करके लोगों को गुमराह करते हैं। प्लेटो के द रिपब्लिक को लेकर हमेशा 2 तरह की राय रही है। कुछ लोग इसे एक महान आदर्शवादी सपना मानते हैं, एक ऐसी कोशिश जो इंसान को उसकी सबसे बेहतरीन संभावनाओं तक ले जाने का मार्ग दिखाती है। वो कहते हैं कि प्लेटो हमें ये याद दिलाते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि एक नैतिक उद्यम है। वहीं दूसरी तरफ
20वीं सदी के कई विचारकों जैसे कार्ल पॉपर ने प्लेटो के इस राज्य को टोटलिटेरियन यानी सर्वाधिकारवादी तानाशाही का पहला ब्लूप्रिंट कहा है। वो कहते हैं कि प्लेटो व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, समाज को कठोर वर्गों में बांट देते हैं और एक छोटे से अभिजात वर्ग के हाथ में सारी ताकत दे देते हैं, जिसमें आम आदमी की कोई आवाज नहीं है। ये बहस आज भी जारी है। आप कमेंट में बताइए, आपको प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा लगा? क्या ये एक आदर्श सपना है या एक खतरनाक हकीकत? लेकिन राज्य की बात करने से पहले प्लेटो ने व्यक्ति की बात की थी, उसकी आत्मा की बात की थी। उनका मानना था कि एक आदर्श राज्य तभी बन सकता है जब व्यक्ति की आत्मा संतुलित हो। तो प्लेटो के अनुसार ये आत्मा क्या थी? क्या ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है या ये अमर है? प्लेटो के आत्मा से संबंधित विचार उनके दर्शन को एक नई गहराई देते हैं। अगले अध्याय में हम इसी रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि प्लेटो आत्मा की अमरता और उसके पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते थे। अध्याय नंबर 7, आत्मा का सफर, अमरता, पुनर्जन्म और 3 हिस्सों का राज। क्या हम इस शरीर से पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे? प्लेटो का जवाब आपको चौंका देगा। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य द रिपब्लिक की संरचना को समझा, जहां समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। प्लेटो का यह विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये उनके एक और गहरे सिद्धांत का प्रतिबिंब था, आत्मा का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि जिस तरह एक आदर्श राज्य के 3 हिस्से होते हैं, ठीक उसी तरह इंसान की आत्मा, जिसे वो साइकी कहते हैं, के भी 3 हिस्से होते हैं। और जैसे राज्य में न्याय तभी आता है जब तीनों वर्ग सद्भाव में काम करते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में खुशी और सद्गुण तभी आते हैं जब उसकी आत्मा के तीनों हिस्से संतुलन में काम करें। आत्मा का पहला और सबसे ऊंचा हिस्सा है विवेक या तर्क, रीजन, जिसे ग्रीक में लोगोस कहते हैं। यह हमारी आत्मा का वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, सच की खोज करता है और सही गलत का फैसला करता है। यह हमारी आत्मा का सारथी है, जिसे रथ को सही दिशा में ले जाना है। आत्मा का दूसरा हिस्सा है उत्साह या साहस, स्पिरिट, जिसे ग्रीक में थाइमोस कहते हैं। यह हमारी आत्मा का वो हिस्सा है जो हमें भावनाएं देता है, जैसे गुस्सा, शर्म, महत्वाकांक्षा और सम्मान की इच्छा। यह शेर की तरह साहसी और वफादार होता है। यह विवेक का सहयोगी है, एक सफेद और अनुशासित अश्व की तरह, जो सारथी की बात मानता है और उसे सही मार्ग पर बने रहने में मदद करता है। यह हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की ताकत देता है और हमें महान काम करने के लिए प्रेरित करता है। और आत्मा का तीसरा हिस्सा है क्षुद्धा या इच्छा, एपिटाइट, जिसे ग्रीक में एरोस कहते हैं। यह हमारी आत्मा का वो हिस्सा है जो हमारी शारीरिक इच्छाओं और जरूरतों से संबंधित है, जैसे भूख, प्यास और यौन इच्छा। प्लेटो इसे एक काले, जिद्दी और अनियंत्रित अश्व की तरह देखते हैं, जो हमेशा अपनी इच्छाओं के पंख में भागना चाहता है। यह हमारी आत्मा का सबसे विशाल और सबसे ताकतवर हिस्सा है, लेकिन अगर इसे काबू में न रखा जाए तो यह पूरे रथ को ही खाई में गिरा सकता है। प्लेटो के अनुसार एक अच्छा और सुखी इंसान वो है जिसका विवेक रूपी सारथी साहस रूपी सफेद अश्व की मदद से इच्छा रूपी काले अश्व को नियंत्रित रखता है। जब हमारा विवेक हमारी इच्छाओं पर शासन करता है, तभी हम सही मायने में आजाद होते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं, तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। जैसे आपका विवेक जानता है कि जंक फूड खाना सेहत के लिए खराब है, लेकिन आपकी इच्छा क्षुद्धा उसे खाने के लिए मचल रही है। इस समय आपका साहस या तो विवेक का साथ देगा और आपको रोकेगा, या फिर इच्छा के सामने घुटने टेक देगा। आपका हर फैसला आत्मा के इन 3 हिस्सों के बीच का एक संघर्ष है। प्लेटो का मानना था कि अलग अलग लोगों में इन 3 हिस्सों का अनुपात अलग अलग होता है। जिनमें विवेक प्रबल होता है वो दार्शनिक और शासक बनते हैं, जिनमें साहस प्रबल होता है वो सैनिक बनते हैं, और जिनमें इच्छाएं प्रबल होती हैं वो उत्पादक बनते हैं। इस तरह उनका सामाजिक ढांचा सीधे सीधे उनके आत्मा के सिद्धांत से संबंधित था। लेकिन प्लेटो के लिए आत्मा सिर्फ इन 3 हिस्सों का योग नहीं थी। उनका एक और गहरा विश्वास था, जो उन्होंने पाइथागोरास और शायद भारतीय दर्शन से भी लिया था। वो था आत्मा की अमरता का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र है। शरीर नश्वर है, मिट्टी का है और एक दिन खत्म हो जाएगा।
लेकिन आत्मा अमर है, दिव्य है और कभी नहीं मरती। वो शरीर के जन्म से पहले भी मौजूद थी और शरीर के मरने के बाद भी मौजूद रहेगी। प्लेटो अपनी किताब फेदो में सुकरात के आखिरी पलों का वर्णन करते हैं, जहां सुकरात जहर पीने से पहले अपने दोस्तों को यही समझा रहे हैं कि उन्हें मौत से डर क्यों नहीं लगता। सुकरात कहते हैं कि मौत शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। दार्शनिक का तो पूरा जीवन ही एक तरह से मरने की तैयारी है, यानी अपनी आत्मा को शरीर की इच्छाओं और बंधनों से मुक्त करने की कोशिश। मौत तो बस वो पल है जब आत्मा आखिरकार इस जेल जैसे शरीर से आजाद हो जाती है। प्लेटो इस अमरता को साबित करने के लिए कई तर्क देते हैं। उनका एक प्रसिद्ध तर्क थियोरी ऑफ रिकलेक्शन का है। वो कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में कुछ सीखते हैं, जैसे गणित का कोई सिद्धांत, तो हम असल में कुछ नया नहीं सीख रहे होते, बल्कि हम उसे याद कर रहे होते हैं। उनका मानना था कि हमारी आत्मा जन्म लेने से पहले वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में रहती थी, जहां उसने सभी सच्चे और परफेक्ट फॉर्म्स को सीधे सीधे देखा था। लेकिन जन्म लेने की प्रक्रिया में वो सब कुछ भूल जाती है। इस दुनिया में जब हम कोई सुंदर चीज देखते हैं, तो हमें सुंदरता के फॉर्म की धुंधली सी याद आती है। जब कोई हमें सवाल पूछकर सही दिशा में ले जाता है, जैसे सुकरात करते थे, तो हमारी आत्मा उस भूले हुए ज्ञान को फिर से याद करने लगती है। और क्योंकि हमारी आत्मा में यह ज्ञान जन्म से पहले का है, इसका मतलब यह है कि आत्मा जन्म से पहले मौजूद थी, और जो चीज जन्म से पहले मौजूद थी वो मरने के बाद भी मौजूद रहेगी। प्लेटो सिर्फ आत्मा की अमरता पर ही नहीं रुकते, वो पुनर्जन्म की भी बात करते हैं। द रिपब्लिक के अंत में वो मिथ ऑफ एयर नाम की एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में अर नाम का एक सैनिक युद्ध में मारा जाता है, लेकिन 12 दिन बाद उसकी आत्मा शरीर में वापस आ जाती है और वो बताता है कि उसने दूसरी दुनिया में क्या देखा। वो बताता है कि मरने के बाद आत्माओं का न्याय होता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग में इनाम मिलता है, और जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें नर्क में सजा मिलती है। एक सहस्र वर्ष के बाद सभी आत्माएं फिर से इकट्ठा होती हैं और उन्हें अपना अगला जीवन चुनने का मौका दिया जाता है। हर आत्मा अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों के आधार पर अपना अगला जीवन चुनती है। कोई शेर बनना चुनता है, कोई राजा, कोई कारीगर, तो कोई दार्शनिक। प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक की आत्मा सबसे बुद्धिमानी से चुनाव करती है, क्योंकि वो समझती है कि सच्ची खुशी बाहरी शान शौकत में नहीं, बल्कि ज्ञान और सद्गुण में है। फिर आत्माएं रिवर ऑफ लीथी का पानी पीती हैं, जिससे उन्हें अपना पिछला जीवन भूल जाता है और वो एक नए शरीर में जन्म ले लेती हैं। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती। ये विचार हमें भगवत गीता की याद दिलाता है ना? आत्मा के ये गहरे और रहस्यमयी विचार प्लेटो के दर्शन को एक आध्यात्मिक आयाम देते हैं। लेकिन प्लेटो सिर्फ आत्मा और राजनीति जैसे गंभीर विषयों पर ही नहीं लिखते थे। उन्होंने प्रेम जैसे विषय पर भी बहुत कुछ लिखा, जिसे आज दुनिया प्लेटोनिक लव के नाम से जानती है। लेकिन क्या प्लेटोनिक लव का मतलब वही है जो हम आज समझते हैं, या इसका कोई और गहरा मतलब है? और प्लेटो कला और कविता से इतनी नफरत क्यों करते थे? इन दिलचस्प सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, प्लेटोनिक प्रेम का सच और कला पर हमला। क्या प्लेटोनिक प्रेम का मतलब सिर्फ दोस्ती है? और क्यों एक दार्शनिक कवियों को अपने राज्य से बाहर निकालना चाहता था? दोस्तों, अब तक हमने प्लेटो के विशाल सिद्धांतों जैसे थियोरी ऑफ फॉर्म्स, आदर्श राज्य और आत्मा की अमरता के बारे में बात की। ये सब बहुत गंभीर और गहरे विषय हैं, लेकिन प्लेटो ने जीवन के एक ऐसे पहलू पर भी लिखा है जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है, और वो है प्रेम। जब भी हम प्लेटोनिक लव शब्द सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आता है एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शारीरिक आकर्षण या रोमांस न हो, बस गहरी दोस्ती और बौद्धिक लगाव हो। लेकिन क्या प्लेटो का मतलब सच में यही था? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। प्लेटो के प्रेम का सिद्धांत इससे कहीं ज्यादा गहरा और खूबसूरत है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें उनकी एक और शानदार किताब सिंपोजियम को समझना होगा। सिंपोजियम का मतलब है एक ड्रिंकिंग पार्टी। इस किताब में एथेंस के कुछ जाने माने लोग एक पार्टी में इकट्ठा हुए हैं और सब बारी बारी से प्रेम यानी इरोस के देवता की तारीफ में भाषण देते हैं। इस पार्टी में अलग अलग लोग प्रेम के अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। कोई कहता है प्रेम हमें बहादुर बनाता है, कोई कहता है प्रेम दो अधूरे हिस्सों को मिलाकर पूरा करता है। लेकिन अंत में हमेशा की तरह सुकरात अपनी बात रखते हैं। सुकरात कहते हैं कि उन्होंने प्रेम का ज्ञान एक रहस्यमयी महिला डायोटिमा से सीखा है।
और फिर वो डायोटिमा की सिखाई हुई बात बताते हैं, जिसे लैडर ऑफ लव कहा जाता है। डायोटिमा के अनुसार प्रेम एक सफर है, एक उठान है, जो सबसे निचले पायदान से शुरू होकर सबसे ऊंचे पायदान तक जाता है। इस सीढ़ी का पहला पायदान है एक सुंदर शरीर के प्रति आकर्षण। ये प्रेम की सबसे शुरुआती और सबसे आम अवस्था है। एक जवान इंसान किसी एक खूबसूरत शरीर को देखकर आकर्षित होता है और उससे प्रेम करने लगता है। ये गलत नहीं है, ये बस शुरुआत है। सीढ़ी का दूसरा पायदान तब आता है जब उस इंसान को यह एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ एक ही शरीर में नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी सुंदर शरीरों में एक जैसी ही सुंदरता है। अब वो किसी एक व्यक्ति के शरीर से बंधा नहीं रहता, बल्कि वो हर तरह की शारीरिक सुंदरता की प्रशंसा करना सीख जाता है। ये प्रेम का कुछ और विस्तृत रूप है। तीसरा पायदान और भी ऊपर है। अब इंसान शारीरिक सुंदरता से ऊपर उठकर आत्मा की सुंदरता को पहचानना सीखता है। उसे समझ आता है कि एक सुंदर शरीर से कहीं ज्यादा कीमती एक सुंदर मन, एक सुंदर आत्मा होती है। अब वो ऐसे लोगों से प्रेम करने लगता है जो ज्ञानी हैं, सद्गुणी हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से आकर्षक न हो। वो अच्छे विचारों और अच्छी बातचीत से प्रेम करने लगता है। चौथे पायदान पर इंसान व्यक्ति की आत्मा से भी ऊपर उठकर कानूनों, संस्थाओं और ज्ञान की प्रणालियों की सुंदरता को देखता है। उसे एक अच्छे समाज की संरचना में, एक न्यायपूर्ण कानून में या विज्ञान के किसी सिद्धांत में भी सुंदरता नजर आने लगती है। उसका प्रेम और भी एब्स्ट्रैक्ट और सार्वभौमिक हो जाता है। और फिर आता है सीढ़ी का सबसे ऊंचा आखिरी पायदान। इस पायदान पर पहुंचकर दार्शनिक आखिरकार फॉर्म ऑफ ब्यूटी का साक्षात दर्शन करता है। वो उस परम, शाश्वत और अपरिवर्तनशील सुंदरता को देखता है जिससे दुनिया की बाकी सारी सुंदर चीजें अपनी सुंदरता उधार लेती हैं। ये वो पल है जब प्रेम अपने असली मकसद तक पहुंच जाता है। प्लेटो के लिए प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति को पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि ये अमृता और अच्छाई को पाने की एक गहरी मानवीय इच्छा है। हम सुंदर चीजों से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें उस परम सुंदरता की याद दिलाती है। हम बच्चे पैदा करके या महान काम करके अमर होना चाहते हैं, जो प्रेम का ही एक रूप है। तो प्लेटोनिक लव का मतलब शारीरिक प्रेम का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक प्रेम को एक शुरुआती बिंदु मानकर उससे ऊपर उठते हुए आत्मा, ज्ञान और अंत में परम सत्य फॉर्म्स तक पहुंचने का सफर है। ये प्रेम का शुद्धिकरण है, उसका उदात्तीकरण है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर प्लेटो के विचार हमें बहुत अजीब लग सकते हैं, और वो है कला और कविता। हमने द रिपब्लिक वाले अध्याय में जिक्र किया था कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य से कवियों और चित्रकारों को बाहर निकाल देना चाहते थे। ऐसा क्यों? एक ऐसा इंसान जिसने खुद इतनी कलात्मक और नाटकीय शैली में लिखा, वो कला का दुश्मन क्यों था? इसके पीछे उनके दो मुख्य कारण थे जो सीधे सीधे उनके थ्योरी ऑफ फॉर्म से संबंधित हैं। पहला कारण ज्ञान से संबंधित है। प्लेटो के अनुसार असली हकीकत तो फॉर्म्स की दुनिया में है। ये भौतिक दुनिया उस असली दुनिया की एक नकल है। अब एक चित्रकार क्या करता है? मान लीजिए वो एक बिस्तर का चित्र बनाता है, तो असली बिस्तर का फॉर्म तो विचारों की दुनिया में है। एक काष्ठकार उस फॉर्म को देखकर एक भौतिक बिस्तर बनाता है, जो कि पहली नकल है। अब चित्रकार उस भौतिक बिस्तर को देखकर उसका चित्र बनाता है, जो कि नकल की नकल है। तो प्लेटो के अनुसार कला हमें सच से दो कदम और दूर ले जाती है। वो हमें भ्रम की दुनिया में फंसाती है और सच जानने से रोकती है। दूसरा और शायद ज्यादा अहम कारण नैतिकता और भावनाओं से संबंधित है। याद कीजिए, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श इंसान और आदर्श राज्य वो है जिसमें विवेक का इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण हो। लेकिन कला और कविता क्या करती हैं? वो हमारी भावनाओं को भड़काती हैं। जब हम कोई दुखद नाटक देखते हैं तो हम रोते हैं। जब हम कोई वीर रस की कविता सुनते हैं तो हम उत्तेजित हो जाते हैं। प्लेटो का मानना था कि कला हमारे विवेक को कमजोर करती है और हमारी आत्मा के निचले हिस्सों, भावना और इच्छा को ताकतवर बनाती है। ये हमें तर्क संगत प्राणी बनाने की बजाय भावुक और अनियंत्रित बनाती है, जो एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज के लिए संकटपूर्ण है। इसीलिए वो कहते थे कि अगर कवियों को राज्य में रहना है तो उन्हें सिर्फ ऐसी कविताएं लिखनी होंगी जो देवताओं की स्तुति करें और अच्छे इंसानों की प्रशंसा करें, ताकि वो समाज में सही नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन दें। कला को पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। ये विचार आज हमें सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले जैसा लगता है, लेकिन प्लेटो के लिए
ये एक तर्क संगत और व्यवस्थित समाज बनाने के लिए एक जरूरी कदम था। प्लेटो के ये विचार दिखाते हैं कि वो अपने सिद्धांतों को लेकर कितने सुसंगत थे, भले ही उनके नतीजे हमें कितने भी कठोर क्यों न लगे। प्लेटो ने अपने जीवन का विशाल हिस्सा अपने इन्हीं सिद्धांतों को सिखाने और लिखने में बिताया, लेकिन उनके जीवन के आखिरी दौर में कुछ ऐसा हुआ जब उन्होंने अपने इन ऊंचे सिद्धांतों को असल दुनिया में लागू करने की एक कोशिश की। एक ऐसी कोशिश जो एक बहुत अहम जुआ थी और जिसका अंजाम बहुत ही नाटकीय और खतरनाक हुआ। क्या थी वो कोशिश और प्लेटो के साथ क्या हुआ, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, सिसिली का दुस्साहस। जब सिद्धांत और हकीकत टकराए। क्या एक दार्शनिक एक तानाशाह को सुधार सकता है? प्लेटो के जीवन का सबसे विशाल और सबसे खतरनाक प्रयोग। दोस्तों, अब तक हमने प्लेटो के महान विचारों और उनकी अकादमी के बारे में जाना। प्लेटो ने अपने जीवन का अधिकांश समय एथेंस में अपनी अकादमी के शांत और बौद्धिक माहौल में बिताया। वो लिखते थे, सिखाते थे और अपने छात्रों के साथ दार्शनिक बहसों में उलझे रहते थे। उन्होंने द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का पूरा नक्शा तैयार कर दिया था, एक ऐसा राज्य जिसे फिलोसोफर किंग चलाएगा। लेकिन यह सब अभी तक सिर्फ सिद्धांत था, सिर्फ कागज पर। क्या प्लेटो ने कभी अपने इस सिद्धांत को असल दुनिया में आजमाने की कोशिश की? जवाब है हाँ, और ये कोशिश उनके जीवन का सबसे नाटकीय, सबसे खतरनाक और शायद सबसे शिक्षाप्रद अध्याय साबित हुई। ये कहानी है प्लेटो के सिसिली के सफर की, एक ऐसा सफर जो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया। कहानी शुरू होती है लगभग 388 ईसा पूर्व में, जब प्लेटो अपनी पहली यात्रा पर इटली और सिसिली गए थे। सिसिली में उस समय साइराक्यूस नाम का एक बहुत शक्तिशाली नगर राज्य था और वहां का शासक था डायोनिसियस पहला, जो एक बहुत ही क्रूर और महत्वाकांक्षी तानाशाह था। प्लेटो की मुलाकात वहां डायोनिसियस के साले डायन से हुई। डायन एक जवान, बुद्धिमान और आदर्शवादी व्यक्ति था। वो प्लेटो के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसे लगा कि प्लेटो की फिलॉसफी में ही साइराक्यूस और उसके तानाशाह शासक को सुधारने का मार्ग है। डियोन ने प्लेटो को डायोनिसियस वाण से मिलवाया। प्लेटो ने तानाशाह को दर्शन और न्याय का पाठ सिखाने की कोशिश की, लेकिन डायोनिसियस को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि प्लेटो उसकी सत्ता के लिए खतरा है। वो इतना नाराज हुआ कि उसने प्लेटो को लगभग मृत्यु के घाट उतरवा दिया था। कहा जाता है कि उसने प्लेटो को एक स्पार्टन जहाज के कप्तान को बेच दिया, जिसने प्लेटो को एजना द्वीप के दास बाजार में बेच दिया। किस्मत से वहां एक दूसरे दार्शनिक ने प्लेटो को पहचान लिया और उन्हें खरीदकर आजाद करा दिया। आप सोच सकते हैं कि इस अनुभव के बाद प्लेटो का राजनीति और शासकों से कितना मोहभंग हुआ होगा। वो वापस एथेंस आए और उन्होंने अपनी अकादमी की स्थापना की, ये सोचकर कि असली बदलाव शासकों को सिखाने से नहीं बल्कि भविष्य के शासकों को तैयार करने से आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 20 वर्ष बीत गए। प्लेटो अब 60 वर्ष के हो चुके थे और एक सम्मानित दार्शनिक के रूप में स्थापित हो चुके थे। तभी 367 ईसा पूर्व में साइराक्यूस से उनके पुराने दोस्त डियोन का एक संदेश आया। डायनाइसियस एक मर चुका था और उसकी जगह उसका बेटा डायनाइसियस द्वितीय गद्दी पर बैठा था। डायन ने प्लेटो को लिखा कि नया शासक जवान है, कच्ची मिट्टी की तरह है, और अगर प्लेटो आकर उसे शिक्षा दें तो उसे एक सच्चा फिलोसोफर किंग बनाया जा सकता है। ये प्लेटो के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था, अपने सिद्धांतों को हकीकत में बदलने का मौका, द रिपब्लिक को कागज से उतारकर जमीन पर लाने का मौका। बहुत हिचकिचाहट और अपने दोस्तों के दबाव के बाद प्लेटो इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गए। वो दूसरी बार सिसिली के लिए रवाना हुए। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। जवान डायोनिसियस ने प्लेटो का बहुत सम्मान किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी। साइराक्यूस के दरबार में दर्शन और ज्यामिति की चर्चा होने लगी। ऐसा लगा मानो प्लेटो का सपना सच होने जा रहा है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दरबार के पुराने चापलूसों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें भय था कि अगर शासक दार्शनिक बन गया तो उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। उन्होंने डायोनिसियस के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि डायोन और प्लेटो मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और सत्ता हड़पना चाहते हैं। जवान और अनुभवहीन डायोनिसियस उनकी बातों में आ गया। उसका शक यकीन में बदल गया। उसने अचानक अपने चाचा डियोन को देश निकाला दे दिया। अब प्लेटो दरबार में अकेले और असुरक्षित रह गए। डायोनिसियस का व्यवहार भी उनके प्रति बदल गया। वो अब प्लेटो को एक शिक्षक के बजाय एक कैदी की तरह रखने लगा। प्लेटो का फिलोसोफर किंग बनाने का महान प्रयोग बुरी तरह से असफल हो चुका था।
बहुत मुश्किल से कुछ दोस्तों की मदद से प्लेटो अपनी जान बचाकर वापस एथेंस भाग पाए। यह असफलता प्लेटो के लिए एक बहुत अहम झटका थी। उन्होंने देख लिया था कि किताबी सिद्धांत और इंसानी फितरत की हकीकत में कितना विशाल अंतर होता है। उन्होंने सीखा कि एक बिगड़े हुए तानाशाह को सुधारना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सत्ता का नशा तर्क और ज्ञान को हावी नहीं होने देता। कोई भी आम इंसान होता तो इस अनुभव के बाद दोबारा कभी सिसिली का नाम नहीं लेता। लेकिन कुछ साल बाद 361 ईसा पूर्व में डायोनिशियस टन ने खुद प्लेटो को वापस आने के लिए बुलावा भेजा। उसने वादा किया कि वो सुधर जाएगा और डायोन को भी वापस बुला लेगा। प्लेटो अब लगभग 70 वर्ष के थे। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद डियोन की मदद करने और शांति स्थापित करने का यह आखिरी मौका है। वो अपने दर्शन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। वो तीसरी और आखिरी बार सिसिली गए, लेकिन ये यात्रा उनकी सबसे विशाल गलती साबित हुई। डायोनिशियस ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उसने डियोन की संपत्ति जब्त कर ली और उसकी पत्नी को किसी और से शादी करने पर विवश कर दिया। प्लेटो एक बार फिर से लगभग कैदी बन गए। इस बार उनकी जान सच में खतरे में थी। एक बार फिर दोस्तों की मदद से वो किसी तरह वहां से निकले और हमेशा के लिए एथेंस लौट आए। उनका महान सपना, एक दार्शनिक द्वारा शासित राज्य का सपना, चकनाचूर हो चुका था। इस पूरी कहानी का अंत और भी दुखद हुआ। डियोन ने बाद में एक सेना के साथ साइराक्यूस पर हमला किया और सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो भी एक अच्छा शासक साबित नहीं हुआ और जल्द ही उसकी भी हत्या कर दी गई। प्लेटो ने अपने जीवन के आखिरी साल इसी दुख और निराशा के साथ बिताए कि उनका सबसे प्रिय शिष्य और उनका महान प्रयोग दोनों ही असफल हो गए। सिसिली का यह अनुभव प्लेटो के बाद के लेखन में भी झलकता है। उनकी आखिरी किताब द लॉज में वो एक आदर्श राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन अब वो फिलोसोफर किंग जैसे आदर्शवादी विचार से कुछ पीछे हटते हैं। अब वो एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जो इंसानी कमजोरियों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो और जहां किसी एक व्यक्ति के शासन के बजाय रूल ऑफ लॉ पर ज्यादा जोर हो। शायद हकीकत की ठोकर ने उन्हें सिखा दिया था कि इंसानों पर भरोसा करने से बेहतर है एक अच्छी और मजबूत कानूनी व्यवस्था पर भरोसा करना। प्लेटो का जीवन एक महान दार्शनिक का जीवन था, लेकिन वो असफलताओं और निराशाओं से भरा भी था। पर क्या उनकी असफलताएं उनके विचारों को कमजोर करती हैं, या फिर उनकी विरासत कुछ और है? प्लेटो ने अपने पीछे क्या त्यागा? कैसे उनके एक शिष्य ने उनकी विरासत को आगे ले जाया, लेकिन एक बिल्कुल नई दिशा में? और आज 21वीं सदी में प्लेटो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे अपने आखिरी अध्याय में, जब हम प्लेटो की अमर विरासत का मूल्यांकन करेंगे। अध्याय नंबर 10, प्लेटो की विरासत, अरस्तू से आज तक का सफर। एक ऐसा दार्शनिक जिसकी परछाई आज भी हमारे ऊपर है। दोस्तों, हमने प्लेटो के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके क्रांतिकारी विचार और उनकी दर्दनाक असफलताओं को देखा। 80 वर्ष की उम्र में लगभग 348 ईसा पूर्व में प्लेटो का निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी पल अपनी अकादमी में अपने छात्रों के बीच बिताए, लेकिन उनकी कहानी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में तो वहां से शुरू हुई। प्लेटो ने अपने पीछे जो सबसे अहम विरासत त्यागी, वो थी उनकी अकादमी और उनके लिखे हुए ग्रंथ। उनकी अकादमी अगले 900 सालों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही और उनके ग्रंथ, जो संवाद की शक्ल में थे, आज भी हमारे पास लगभग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये ग्रंथ ही वो झरोखे हैं जिनसे हम आज भी प्लेटो के शानदार मस्तिष्क में झांक सकते हैं। लेकिन प्लेटो की सबसे जिंदा विरासत शायद उनका सबसे होनहार शिष्य था, अरस्तू। अरस्तू 20 वर्ष तक प्लेटो की अकादमी में रहे। उन्होंने प्लेटो से सीखा, उनसे प्रेरणा ली, लेकिन वो अपने गुरु की कार्बन कॉपी नहीं बने। यहीं पर प्लेटो की महानता दिखती है कि उन्होंने अपने छात्रों को सवाल करना सिखाया, यहां तक कि खुद उन पर भी सवाल उठाना सिखाया। अरस्तू ने प्लेटो के सबसे बुनियादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, को ही चुनौती दे दी। जहां प्लेटो कहते थे कि असली हकीकत इस दुनिया से परे विचारों की दुनिया में है, वहीं अरस्तू ने कहा कि नहीं, असली हकीकत इसी भौतिक दुनिया में है जिसे हम देख और छू सकते हैं। उनके लिए किसी चीज का फॉर्म या सार उस चीज से अलग किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसी चीज के अंदर मौजूद होता है। अगर प्लेटो का सिर हमेशा आसमान की तरफ, आदर्शों की दुनिया की तरफ रहता था,
तो अरस्तु के पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए थे। वो जीव विज्ञान, भौतिकी, तर्कशास्त्र, राजनीति और नैतिकता का अध्ययन इसी दुनिया के तथ्यों और अवलोकनों के आधार पर करना चाहते थे। इस एक बुनियादी मतभेद ने पश्चिमी दर्शन को दो मुख्य धाराओं में बांट दिया, एक प्लेटो की आइडियलिस्ट धारा और दूसरी अरस्तु की रियलिस्ट धारा। आने वाली सदियों का सारा दर्शन इन्हीं दो धाराओं के बीच का संवाद या संघर्ष रहा है। प्लेटो का प्रभाव सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं रहा। जब रोमन साम्राज्य फैला तो सिसरो जैसे विचारकों ने प्लेटो के राजनीतिक विचारों को लैटिन दुनिया में फैलाया। ईसाई धर्म के शुरुआती विचारकों जैसे सेंट ऑगस्टाइन ने प्लेटो के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ मिला दिया। प्लेटो की आत्मा की अमरता का सिद्धांत, शरीर को आत्मा की जेल मानने का विचार और एक भौतिक दुनिया से परे एक आध्यात्मिक दुनिया का कॉन्सेप्ट, ये सब ईसाई सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मध्य युग में प्लेटो के विचार इस्लामी दुनिया में भी पहुंचे, जहां अल फराबी जैसे दार्शनिकों ने उन पर गहन अध्ययन किया। रेनेसांस के दौरान जब यूरोप में प्राचीन ग्रीक ज्ञान को फिर से खोजा गया तो प्लेटो एक बार फिर से हीरो बन गए। उनके विचारों ने कला, साहित्य और राजनीति में एक नई क्रांति को जन्म दिया। आज 21वीं सदी में जब हम एक बहुत ही अलग दुनिया में जी रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या प्लेटो आज भी प्रासंगिक है? जवाब एक जोरदार हाँ है। प्लेटो हमसे वो बुनियादी सवाल पूछते हैं जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 2500 साल पहले थे। न्याय क्या है? सच क्या है? एक अच्छा जीवन क्या है? एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? जब हम सोशल मीडिया के बनाए हुए भ्रम और फेक न्यूज की दुनिया में जीते हैं तो क्या प्लेटो का गुफा का रूपक हमें ये याद नहीं दिलाता कि हमें दिखाई जाने वाली हकीकत पर सवाल उठाना कितना जरूरी है? क्या ये हमें परछाइयों के खेल से बाहर निकलकर असली ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित नहीं करता? आज भी दुनिया भर की सरकारें इस बहस में उलझी हैं कि देश को कौन चलाए, विशेषज्ञ या आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये बहस सीधी सीधी प्लेटो के फिलोसोफर किंग के विचार से संबंधित है। हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ नौकरी के लिए जानकारी देना या एक अच्छा, नैतिक और तार्किक नागरिक बनाना? ये सवाल सीधा प्लेटो की अकादमी के मिशन से संबंधित है। जब हम द मैट्रिक्स जैसी फिल्म देखते हैं जिसमें दिखाया गया है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, तो क्या हम असल में प्लेटो के गुफा के रूपक का ही एक आधुनिक संस्करण नहीं देख रहे होते? प्लेटो की विरासत सिर्फ उनके जवाबों में नहीं है, बल्कि उनके सवालों में है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जीने लायक नहीं है। उन्होंने हमें अपनी मान्यताओं पर, अपने समाज पर और खुद अपने ऊपर सवाल उठाना सिखाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतने व्यवस्थित तरीके से दर्शन के लगभग हर क्षेत्र, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नैतिकता, राजनीति, सौंदर्य शास्त्र पर लिखा। एक प्रसिद्ध दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने तो यहां तक कहा है कि सारा पश्चिमी दर्शन प्लेटो के लिखे पर फुटनोट्स के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्लेटो ने वो सारे अहम सवाल पूछ लिए थे जिनके जवाब बाद के दार्शनिक आज तक खोज रहे हैं। प्लेटो की कहानी हमें बताती है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। एक इंसान के विचार हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को मार्ग दिखा सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आदर्शों के लिए जीना महत्वपूर्ण है, भले ही असल दुनिया में हमें असफलता और निराशा ही क्यों न मिले, क्योंकि उस कोशिश में ही एक महानता छिपी है। अध्याय नंबर 11, निष्कर्ष। प्लेटो से हमने क्या सीखा? एक दार्शनिक की कहानी का सार जो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। तो दोस्तों, हमने प्लेटो के साथ एक लंबा और गहरा सफर तय किया। हमने उनके रहस्यमयी नाम से शुरुआत की, उनके गुरु सुकरात की दर्दनाक मौत को महसूस किया, उनके साथ ज्ञान की तलाश में दुनिया घूमी, उनकी महान अकादमी के दरवाजे खोले और उनके आदर्श राज्य के सपने और सिसिली के कटु यथार्थ को देखा। अब इस सफर के अंत में सवाल यह है कि हम प्लेटो के जीवन और दर्शन से अपने लिए क्या सीख सकते हैं? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम आज भी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? पहली और सबसे अहम सीख जो प्लेटो हमें देते हैं वो है सवाल पूछने की हिम्मत। अपने गुरु सुकरात की तरह प्लेटो का पूरा दर्शन इसी एक बात पर टिका है। सुनी सुनाई बातों को, परंपराओं को और अपनी खुद की मान्यताओं को जस का तस स्वीकार मत करो। उन्हें परखो, उन पर सवाल उठाओ, तर्क की कसौटी पर कसो। क्या जिसे आप सच मानते हैं वो सच में सच है या बस गुफा की दीवार पर एक परछाई?
ये सवाल आज की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, जहां हमें हर तरफ से सूचनाओं और विचारों की बमबारी का सामना करना होता है। प्लेटो हमें एक एक्टिव विचारक बनने के लिए कहते हैं, न कि एक पैसिव उपभोक्ता। दूसरी सीख है कि हमेशा आदर्श की तलाश करो, हमेशा बेहतर की ओर बढ़ने का प्रयास करो। प्लेटो एक आदर्शवादी थे। उन्होंने एक आदर्श राज्य, एक आदर्श न्याय और एक आदर्श ज्ञान की कल्पना की। हो सकता है कि उनके ये आदर्श कभी भी पूरी तरह से हकीकत में न बदल पाएं, जैसे वो खुद सिसिली में असफल हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदर्शों का कोई मूल्य नहीं है। वो आदर्श हमें एक दिशा देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं। वो एक ध्रुव तारे की तरह हैं, जो हमें सही मार्ग पर बने रहने में मदद करते हैं। अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में हमेशा खुद का और दूसरों का सबसे बेहतर संस्करण खोजने का प्रयास करना ही प्लेटो के दर्शन का सार है। तीसरी सीख है शिक्षा का असली मतलब समझना। प्लेटो के लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को बदलना था। यह अपनी आत्मा के विवेक वाले हिस्से को इतना मजबूत करना था कि वो आपकी इच्छाओं और भावनाओं पर शासन कर सके। सच्ची शिक्षा आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचना है। यह आपको आत्मनिर्भर, अनुशासित और नैतिक रूप से मजबूत बनाती है। हमें अपनी शिक्षा को इसी नजरिए से देखना चाहिए। यह सिर्फ डिग्री पाने का जरिया नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया है। और चौथी और आखिरी सीख है कि भौतिक दुनिया की चकाचौंध में मत खो जाओ। प्लेटो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी और सच्चा मूल्य धन दौलत, शोहरत या शारीरिक सुख में नहीं है। ये सब अस्थायी हैं, परछाइयों की तरह। असली खजाना हमारे अंदर है, ज्ञान, सद्गुण और हमारी आत्मा की भलाई में। हमें अपनी ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा अपनी आत्मा को पोषित करने में लगाना चाहिए, न कि उन चीजों के पीछे भागने में जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। ये एक ऐसी सीख है जो हमें आज के उपभोक्तावादी समाज में शांति और संतोष दे सकती है। प्लेटो की कहानी एक इंसान की कहानी नहीं है। ये मानवता की उस शाश्वत खोज की कहानी है जो सच, अच्छाई और सुंदरता की तलाश में है। उनके विचार कभी कभी हमें अजीब, अव्यावहारिक या कठोर लग सकते हैं, लेकिन वो हमें सोचने पर विवश करते हैं, और यही एक महान दार्शनिक का असली काम है। इस लंबे और ज्ञानवर्धक सफर में ऑडियो बुक लेजेंड्स पर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि प्लेटो की इस कहानी ने आपके मन में भी ज्ञान की एक नई चिंगारी जलाई होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक प्रिय लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके लाइक से हमें और भी ऐसी गहरी और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि प्लेटो का कौन सा विचार या कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। क्या वो गुफा का रूपक था, या आत्मा के 3 हिस्से, या फिर प्रेम की सीढ़ी? आपके कमेंट्स का अध्ययन करना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में भी ऐसे ही महान विचारकों और दर्शन की दुनिया में हमारे साथ सफर करते रहें, तो ऑडियो बुक लेजेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे छूट ना जाए। एक बार फिर आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए।